हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग वेल। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर नंबर 4 के साथ। बच्चों कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स हमने पढ़ लिया था। बेटा इसको हमने कैसे डिराइव किया था मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया था बेटा वेव का, है ना। अब यहां पर मान लो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, सॉरी ये डेल्टा एक्स है प्यारे बच्चों, है ना। और सपोज कर लो ये डेल्टा वाई है। तो बेटा जो स्लोप आएगी, इसकी स्लोप होती है tan थीटा, और जो tan थीटा या स्लोप जो निकल के आएगी, जो स्लोप आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी डेल वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चलिए वो ही लिख लेते हैं, है ना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बेटा ये होती है स्लोप, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, दो तरीके से सोचने के। तो ये है स्लोप। अब बेटा सोच के देखिए, अगर वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बेटा जब भी हम डिराइव करते हैं कोई चीजें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं वेव वेलोसिटी। बेटा वेव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगी बेटा, पार्टिकल नीचे आएगा, इतना ही डेल्टा वाई ट्रेवल करके आएगा, है ना। तो बेटा अगर डेल्टा वाई ये डिस्टेंस है तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होने वाली वो नीचे को होने वाली है, पार्टिकल नीचे को आने वाला है, क्योंकि जब ये वेव आगे बढ़ेगी ये वाली डिस्टर्बेंस यहां पहुंचेगी तो ये पार्टिकल नीचे मूव कर जाएगा, कितने से? डेल्टा वाई से। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी ये हो जाएगी प्यारे बच्चों क्या? ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। दिखा दिया, है ना। और अगर आप dy डायरेक्टली लेते, है ना, डेल वाई बाय डेल टी करते, तो बेटा पहले का y ये था और बाद का y ये, तो फाइनल y माइनस इनिशियल y होता है डेल y, तो वो नेगेटिव ही आता अगर आप इसको मैग्नीट्यूड लेना चाहें। अब बेटा इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, वीपी अपॉन स्लोप, वीपी अपॉन स्लोप, ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा? वीपी अपॉन स्लोप क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? डेल्टा वाई कट जाएगा, है ना, और ये निकल के आ जाएगा वीपी अपॉन स्लोप। अच्छा डेल्टा एक्स ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, और डेल्टा टी आ गया, है ना। तो ये बन गया बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव, वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। स्लोप को हम बोलते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स, मत करे है ना। तो Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। बेटा ये आपको आई होप मैं समझा पाया हूं, है ना। अब बेटा इसके बाद देखो मेरे को क्या चर्चा करनी है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। इसी को सोचने का तरीका मैंने आपको एक और बताया था, रिवाइज करा दे रहा हूं। बेटा जब ये वेव आगे बढ़ेगी डेल्टा वाई नीचे आएगा, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी हो जाएगी पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। और मैं कह सकता हूं, सॉरी नीचे आने में जो टाइम लगेगा मैं कह सकता हूं डेल्टा वाई ट्रेवल करना है वीपी रफ्तार से, डेल्टा वाई बाय वीपी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। और यहां से यहां पे वेव को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा डेल्टा एक्स अपॉन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बाय वी, ये भी हो जाएगा यहां से यहां तक आने का टाइम। जो डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंचेगा डेल्टा एक्स बाय वी टाइम, जो डिस्टर्बेंस यहां से यहां नीचे उतरा, मतलब ये जो पार्टिकल नीचे उतरा, इसको जो टाइम लग रहा है यहां से यहां आने में, उतनी देर में ही तो ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां पहुंचा है। ये यहां से यहां पहुंचे या ये पार्टिकल यहां से यहां आए, बात एक ही बात है। तो बेटा टाइम तो बराबर ही होगा। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, ये मैंने डेल्टा एक्स क्या लिया? मैग्नीट्यूड। डेल्टा वाई क्या लिया? मैग्नीट्यूड। वीपी स्पीड, है ना, वी स्पीड। तो बेटा अगर मेरे को वेलोसिटी के बारे में करना हो तो बेटा वेलोसिटी ये पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, डेल्टा वाई ये भी पॉजिटिव है, पर वीपी तो बेटा नीचे को है, पार्टिकल तो बेटा नीचे को आ रहा है। तो बेटा अगर मेरे को वेलोसिटीज की फॉर्म में लिखना हो तो बेटा ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये सब पॉजिटिव है। तो ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना। और इसको मैं प्यारे बच्चों आपको फील भी करा चुका था, जो कि एक बार फटाफट से दोबारा फील करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा मैंने एक एग्जांपल लिए, एक पल्स का छोटा सा पार्ट दिखाया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए कि dt टाइम में क्या होगा, जस्ट पीछे वाला डिस्टेंस, जैसे यहां पर ये एक पार्टिकल है, dt टाइम में जो v dt पीछे वो यहां पे आ जाएगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है ना। जहां स्लोप ज्यादा, आप देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या होगा, जो पीछे वाला है, जो उतने डिस्टेंस पीछे पे यहां पे पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं, जब ये यहां पे पहुंचेगी, अब बेटा यानी डिस्टर्बेंस यहां पे पहुंचेगी, तो ये इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये चीज बड़ी है या ये चीज? बेटा ये कम नीचे आया, तो जहां स्लोप कम है, जहां ये जो स्लोप है बेटा डेल वाई बाय डेल एक्स, जहां ये डेल वाई बाय डेल एक्स कम है ना, वहां बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कम है। और जहां ये जीरो है, आप देखिए ध्यान से, जब ये वाला पार्ट, जब बेटा वी dt ट्रेवल करके यहां पहुंचेगा तो बेटा ये उतनी ही ऊंचाई पे है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो जीरो आएगी,
दैट इज जहां स्लोप जीरो है वहां वेलोसिटी जीरो आएगी। आई होप मैं आपको बेटा याद दिला पाया हूं। और सोच के देखो बेटा, स्लोप अगर कांस्टेंट हो, स्लोप अगर कांस्टेंट होगा इस तरीके की, मान लो वेव पल्स है जहां स्लोप कांस्टेंट है, तो सोचो जब ये v dt ट्रेवल करके यहां पहुंचेगा तो ये इतना नीचे उतरेगा, और यहां पर क्या होगा, इससे v dt पीछे वाला, इससे v dt पीछे वाला जब यहां पहुंचेगा तो ये भी उतना ही नीचे उतरेगा, और इससे v dt पीछे वाला यहां पहुंचेगा तो ये भी उतना ही नीचे उतरेगा, और इससे v dt पीछे वाला जब यहां पहुंचेगा तो ये भी उतना ही नीचे। सब बराबर, सबकी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रही है dt टाइम में, मतलब सबकी वेलोसिटी बराबर है, जबकि यहां पे जिसकी स्लोप ज्यादा है उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, जहां स्लोप कम है वहां पर डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, जहां स्लोप जीरो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है। स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा। सोचो अगर मैं कह रहा हूं v बढ़ जाए, इसको बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब dt टाइम में जो पहले v dt जो कम ट्रेवल करके पीछे वाला पोर्शन पहुंचा था, अब dt टाइम में v dt बढ़ जाएगा, ज्यादा दूर वाला पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी पार्टिकल की dt टाइम में, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ने से भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ने से भी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रही है। पर बेटा मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पार्टिकल वेलोसिटी ज्यादा तो वेव वेलोसिटी ही ज्यादा है, क्योंकि वेव वेलोसिटी दो कारण से ज्यादा हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने से आप ये नहीं कह सकते वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो इट मे बी, मतलब देयर आर टू रीजंस, इट मे बी स्लोप इज मोर, इट मे बी वेलोसिटी ऑफ वेव इज मोर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है, बट इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मोर, मतलब इससे ये नहीं इन्फेरेंस निकल सकता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज मोर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? बेटा आप मेरी बात बस इतनी समझने की कोशिश करिए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने के दो तरीके हैं, एक स्लोप ज्यादा होना और एक वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होना। वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा होगी तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर कोई मेरे से ये कहे कि पार्टिकल की वेलोसिटी उसी स्ट्रिंग पे मान लो ज्यादा आ रही है, वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा आ रही, तो क्या इसका मतलब ये पक्का है कि वेव वेलोसिटी उस पे ज्यादा है? ऐसा नहीं है ना, इट में भी हमने स्लोप बढ़ा दी, इट में भी हमने स्लोप बढ़ा दिया। स्लोप कैसे बढ़ाई जा सकती है उसी को बेटा थोड़ा सा डिटेल में कोशिश करते, ओपन अप करते, वैसे आप समझ सकते हैं। बेटा देखो, अगर कम एम्पलीट्यूड की वेव होगी तो स्लोप कम आएगी, tan थीटा कम आएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो tan थीटा बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा tan थीटा और बढ़ जाएगा। हालांकि जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ, नहीं तो अगर वो मतलब इलास्टिक लिमिट में खींचना चाहिए ना धागा, अगर इलास्टिक लिमिट से पार खिंच गया तो बेटा कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाएंगे, और हम चाहते हैं वही एनर्जी आगे प्रोपगेट करे, जो यहां से एनर्जी पास हुई है वही यहां से पास हो, वही आगे से पास हो। तो हम चाहते हैं एक लिमिट से ज्यादा खिंचाव ना आए, तो एम्पलीट्यूड एक्चुअली लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। लैम्डा के कंपैरिजन में क्यों? क्योंकि बेटा अगर लैम्डा इतना सा हुआ तो बहुत छोटा चाहिए, मतलब खिंचाव कम चाहिए, तो थीटा कम चाहिए, पर अगर ये हुआ तो बेटा अब एम्पलीट्यूड उससे ज्यादा हो सकता है ना, और बेटा जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना हम एम्पलीट्यूड बढ़ा पाएंगे। तो एम्पलीट्यूड लैम्डा के कंपैरिजन में अगर कम होगा ना तो वो ये बता देगा कि खिंचाव कम आ रहा है। एम्पलीट्यूड कम खाली बोलना सही नहीं, कम किसके कंपैरिजन में, है ना। मेरे पास एक बाल्टी दूध है ना, तो मैं अभी आज अपने घर में बात कर रहा था, मेरा बेटा छोटा है तो वो कहता कि एक बाल्टी दूध है, मैं ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अगर 500 बच्चों को देना हो तो, है ना, हमारे पास यहाँ पे 500 बच्चे, 500 बच्चों को पिलाना हो तो कम है, पर अपने 4 बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, एम्पलीट्यूड कम है इसका मतलब क्या होगा, किसके कंपैरिजन में कम है, ये भी बात करनी पड़ेगी, है ना, खाली कम से नहीं। तो एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए ताकि वही एनर्जी आगे प्रोपगेट कर जाए, ताकि इलास्टिक लिमिट में ही धागा स्ट्रेच हो, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना। और मैंने आपको समझाया कि वेवलेंथ, मैंने आपको क्या समझाया, सॉरी, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने का मतलब जरूरी नहीं कि वेलोसिटी ऑफ वेव ज्यादा है, हो सकता है स्लो बढ़ गई, और स्लो बढ़ने का तरीका क्या, एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी अभी बताई थी पिछले लेक्चर में, ए ओमेगा। आप सोच के देखिए, ए ज्यादा तो भी तो बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखिए बेटा, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, एक तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। अब बेटा एक चीज मैं आपको समझाई थी, अगर स्नैपशॉट दे रखा हो t इक्वल टू 0 पे, t टाइम पे क्या होगा बेटा, बेटा अगर ये मान लो स्नैपशॉट है ना, t इक्वल टू 0 पे, तो t टाइम पे क्या होगा बेटा, अगर वेव वेलोसिटी v है, हम हमेशा पॉजिटिव के लिए ही लिखते हैं, तो बेटा ये vt आगे पहुंच जाएगा बेटा, डिस्टर्बेंस है ना, तो यहां पहुंच जाएगा। अब बेटा तो vt आगे खिसकाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है बेटा, x के बदले x माइनस vt पुट करो तो ग्राफ vt आगे आ जाता है।
अगर बेटा अगर हम फंक्शन में x के बदले x-1 पुट करते तो 1 आगे आता है। अब बेटा t टाइम में तो वेव vt आगे खिसक जाएगी, तो फंक्शन को सॉरी ग्राफ को मेरे को vt आगे खिसकाना है ना। इसको सोचने के मैंने और भी तरीके बता रखे हैं। ये मैथ्स वाला तरीका था जो मोस्ट कन्वीनियंट था, मैंने इसको सोचने के और तरीके बताए हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बेटा ये आ गई एक चीज, इससे भी मैं ये प्रूव कर सकता हूं। कैसे? मतलब जनरल किसी भी, मैं ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं, साइनोसॉइडल हो या ना हो, एक्सपोनेंशियल हो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप वाली वेव हो, तो भी बेटा ये चीज वैलिड होगी। डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। आइए बेटा अगर इससे प्रूव कर रहा हूं जो इन जनरल बुक्स में होता भी है, तो बेटा डेल वाई बाई डेल टी क्या निकल के आएगा? डेल वाई बाई डेल टी निकल के आएगा बेटा, इसका डेल वाई बाई डेल टी क्या आएगा सोच के देखिए, एफ डैश, एफ का डिफरेंशियल को एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा डेल वाई बाई डेल टी है, पार्टिकल वेलोसिटी की बात चल रही है, तो बेटा माइनस वी आ जाएगा। ये आ गया डेल वाई बाई डेल टी। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या निकल के आएगा बेटा? पहले तो एफ का, बेटा डेल वाई बाई डेल टी में क्या हुआ, पहले एफ का एफ डैश हुआ, एक्स माइनस वी टी, और फिर माइनस वी बाहर आ गया। और डेल वाई बाई डेल एक्स में क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफ डैश एक्स माइनस वी टी, है ना, खाली एफ का एफ डैश, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 ही आएगा बाहर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये डेल वाई बाई डेल एक्स है, ये चीज डेल वाई बाई डेल एक्स है। तो वीपी, डेल वाई बाई डेल टी इज वीपी इज इक्वल्स टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, विच इज नथिंग बट स्लोप। तो आप इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, और यहीं से निकल के आती है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। इसी का डबल डेरिवेटिव लीजिए, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या निकल के आएगा? डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या निकल के आएगा? इसी को एक बार रब कर देते हैं, क्योंकि अब किसी काम का नहीं मेरे, ये तो कई बार हो गया है ना। डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या आएगा बेटा? फिर से एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस वी एक और बाहर आएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, वी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी, है ना। और डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों? डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकल के आएगा एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी। मैं खाली बेटा वो मेथड बता रहा हूं जिससे आप जल्दी से जल्दी बस चीज को समझ पाए, है ना। जो एग्जैक्ट इसकी मैथमेटिक्स है बेटा वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं डिटेल में, ये एक बहुत शॉर्टकट है। जैसे मैंने पिछला वाला जो था वो आपके लेवल पे था, तो उसको मैंने बहुत डिटेल में उधेड़ के दिखाया आपको, है ना। ये आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो यही है ना। तो बेटा डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है? वी स्क्वायर। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये वाई एक्स जीरो ये था, वाई एक्स टी आ गया, डेल वाई बाई डेल टी आ गया, ठीक है। कैसे निकाला? एफ का एफ डैश एक्स माइनस वी टी और माइनस वी एक बाहर। जब डेल वाई बाई डेल टी करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा और माइनस वी एक और बाहर आ जाएगा। और डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशियल फिर से एक 1 बाहर आएगा, तो 1 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। तो बेटा यहां पर आप क्या करो, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एफ डबल डैश एक्स माइनस वी टी, वो यहां पुट कर दो, तो ये आ गई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर is equal to v square del 2y by del x square. Del 2y by del t square is equal to del v square del 2y by del x square. Del 2y by del t square is v square del 2y by del x square. बेटा साथ साथ बोलेंगे, del 2y by del t square acceleration of particle is v square del 2y by del x square. Del 2y by del t square, बेटा del y by del t velocity, डबल डेरिवेटिव जैसे स्क्वायर जैसा लग रहा है तो वी स्क्वायर, है ना, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। बेटा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, कोई भी अगर वेव फंक्शन है या नहीं है, एक वैलिड वेव फंक्शन है या नहीं है, आप इसमें पुट करेंगे, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ही वो वैलिड वेव फंक्शन है। तो बेटा ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये श्योर शॉर्ट टेस्ट है किसी भी फंक्शन का कि वो वैलिड वेव फंक्शन है या नहीं। वैसे जस्ट अगर मैं बताऊं आपको बेटा, एक वैलिड वेव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि बाउंड होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएबल होता है। बेटा बाउंड होता है, कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल होता है। बाउंड मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट हो गई तो बेटा फिर वो एनर्जी वही सेम प्रोपगेट हो ही नहीं सकती। सेम एनर्जी प्रोपगेट होने के लिए खिंचाव कम कम आने चाहिए, अभी समझाया। तो बाउंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर टूट गई मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब बिना पेन उठाए आप ग्राफ बना लो। अगर बेटा ऐसा आ रहा है फिर ऐसा आ रहा है, रस्सी बीच में टूट गई फिर कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी भैया? तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तो बेटा मेरे को यह भी समझ में आ गया बाउंड क्यों होना चाहिए, क्योंकि सेम एनर्जी ट्रांसफर करनी है। मेरे को कंटिन्यूअस भी समझ में आ गया, रस्सी तोड़नी नहीं भैया, है ना। अब
अगली बात डिफरेंशिएबल, अगली बात क्या है? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब कॉर्नर नहीं आना चाहिए, चोच नहीं बननी चाहिए, कॉर्नर नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कॉर्नर नहीं आना चाहिए। ये पता क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो यहां से टेंशन कंपोनेंट आ रहे, यहां पे मास बहुत कम है, टेंशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, मान लो ये जो भी एंगल है θ1 और θ1 ही ले लो, तो t cos θ1 t cos θ1 2t cos θ1, नीचे को फोर्स आएगा और ऊपर मास के टेंस टू 0 dm इनटू a। तो बेटा ये एक फाइनाइट फोर्स है, मास टेंस टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट रेट से बढ़ेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वेलोसिटी इनफाइनाइट रेट से बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी अगर ये बहुत थोड़ी सी देर के भी लगा, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। भैया फाइनाइट एनर्जी दे रहे हैं आप, मैं हिला रहे हैं, भैया भगवान तो यहाँ पे आए नहीं है ना, अपने लोग बेटा वेव बेटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रिंग में, इनफाइनाइट एनर्जी कहां से आ जाएगी? तो इनफाइनाइट एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों इनफाइनाइट नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, कॉर्नर नहीं बन सकता, कॉर्नर नहीं बन सकता। कॉर्नर बता रहा है कि एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो कह रहा है इनफाइनाइट एनर्जी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अ वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अ वैलिड वेव फंक्शन इज वन, अ वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बेटा लिख लीजिए, आपको होमवर्क में मिलेगा क्वेश्चन, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। बस देखना है कि वो इनफाइनाइट वैल्यूज ना ले, कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। थोड़ी सी मैथ्स आती हो, आप बड़े आराम से पहचान पाएंगे कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बड़े आराम से हम देख पाएंगे, है ना। बाकी हम होमवर्क डिस्कशन जब करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसके बाद बेटा ये आ गई जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, del 2y by del t स्क्वायर इज v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। याद रख लेंगे, del 2y by del t स्क्वायर क्या निकल के आया? v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर, है ना। del 2y by del t स्क्वायर इज v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। तो बेटा जो हमने सीख लिया वो सब कुछ आपके सामने। del y by del t इज माइनस v del y by del x, vp इक्वल टू माइनस v del y by del x, del 2y by del t स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर। अब बेटा a function is said to be a valid wave function if it is bound, infinite values लेगा, सेम एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। कंटिन्यूअस टूट गया तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? भैया वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर का नाम है। डिफरेंशिएबल, कॉर्नर आ गया, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट। दूसरा एक आखिरी बात, f of ax plus vt टाइप का होना चाहिए। तभी तो बेटा ये क्वेश्चन निकल के आई थी, जब f of x minus vt लिया था तभी तो del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर आया था। तो अगर बेटा ये ही नहीं होगा तो फिर वैलिड वेव फंक्शन कैसे होगा, है ना बेटा। यही तो जनरल इक्वेशन थी बेटा, अगर fx है t टाइम बाद क्या हो जाएगा? f of x minus vt। यही तो समझाया मैंने अभी तक यार आपको। तो बेटा इस फॉर्म का तो होना चाहिए। पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा वैलिड वेव फंक्शन है फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड t। फाइनाइट वैल्यूज है क्या ये ax प्लस bt टाइप का, या ax माइनस bt, मतलब ax प्लस माइनस bt, मतलब a और b पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं है, तो ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। क्या ये x प्लस bt टाइप का दिखा है? cos x स्क्वायर sin t, नो। ये log a माइनस log b, log a बाय b होता है, तो ये क्या बन जाएगा? log, ओ आई एम सॉरी, log, अरे क्या कर रहे हैं, log x स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय x माइनस टी, x माइनस टी x प्लस टी, x प्लस टी आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी आ रहे हैं। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, फॉर फाइनाइट वैल्यूज, है ना, विच आर ग्रेटर देन जीरो अगर मेरे को कहें तो फिर तो मैं कहूंगा, नहीं तो अगर x टेंस टू जीरो और t टेंस टू जीरो ले लो तो log जीरो क्या होता है बेटा? log जीरो क्या होता है? टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, टेंस टू माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। तो बेटा ये तो बाउंड नहीं रह जाएगा अगर मैं कहूंगा टेंस टू जीरो वैल्यू, है ना। या तो ये मेरे को कहना चाहिए था अगर इफ x एंड t आर सच दैट कि मतलब वो कुछ फाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं ऐसी कि मतलब ये इनफाइनाइट ना पहुंच पाए, तो मैं इसको टिक करूंगा, नहीं तो इसको भी मैं टिक नहीं करूंगा। तो बेटा इसको टिक करने के लिए बेटा कंडीशन क्या होनी चाहिए? मेरे को वहां पर ये कह देना चाहिए x एंड t आर ग्रेटर देन लेट्स से 0.5, है ना, और फाइनाइट है, ताकि फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू या तो इसकी टेंस टू जीरो पे आती है इनफाइनाइट पे। तो अगर मेरे को क्वेश्चन में ये कह दिया फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड t व्हिच आर ग्रेटर देन 0.5 व्हिच ऑफ देम इज
अ वैलिड वेव फंक्शन। तो ax प्लस बीटी टाइप का आ गया, हो सकता है, और अब इनफाइनाइट पे आनी तो इनफाइनाइट आने रही है, और xt ग्रेटर देन 0.5 तो फिर ये हो जाएगा। अब ये ax प्लस बीटी टाइप का है, और अभी बताया था e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है बेटा, पिछली वीडियो में ही बताया था, बेल शेप्ड ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है? बेल शेप्ड ग्राफ आता है, इनफाइनाइट नहीं जाता, तो ये भी सही है। और ये भी बताया था बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले जो ग्राफ होते हैं ये भी क्या होते हैं बेटा, फाइनाइट वैल्यूज लेते हैं, और ये भी ax प्लस बीटी टाइप का है, तो बेटा ये भी एक वैलिड वेव फंक्शन। तो वैलिड वेव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, ax प्लस बीटी टाइप का होना चाहिए, बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। अगर मान लो कोई इस तरीके कह दे कि मॉड x है 0 से -1 से 1 में, है ना, और उसके बाद वही चीजें रिपीट हो रही है, तो बेटा ये नहीं है, क्योंकि कॉर्नर्स आ रहे हैं, कॉर्नर्स नहीं आने चाहिए। मॉड साइन एक्स कोई कह दे, मॉड साइन एक्स, है ना, कॉर्नर्स आ रहे हैं, नहीं पॉसिबल। तो बेटा वैलिड वेव फंक्शन इज वन विच इज बाउंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल ऑफ द फॉर्म ऑफ f of ax प्लस बीटी, f of ax प्लस बीटी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, ये जो सिचुएशन मैंने डिराइव करी, del 2y by del t square is v square del 2y by del x square, इसी से बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव आनी, हालांकि इसके बगैर भी आ जाती है ना, एचसी वर्मा साहब ने मतलब अपनी बुक में निकाल रखी है, तो बेटा लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार इससे भी निकाल लेते हैं, और जो एचसी वर्मा वाला मेथड है वैसे भी कर लेंगे, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, है ना। तो बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर ये v क्या चीज है बेटा, मैंने कैसे निकाला था मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। yx0 मैंने बोला fx है, ठीक है, और फिर मैंने कहा yxt क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा t टाइम पे ये वेव vt आगे खिसक जाएगी, ये वेव vt आगे खिसक जाएगी, है ना, और ये एक स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या कहा, ये उस पे vt आगे खिसक जाएगी। t टाइम पे मैंने क्या कहा, ये उस पे vt आगे खिसक जाएगी। बहुत बहुत ध्यान सुनिए, मैं स्ट्रिंग पे बैठा हूं और मैं कह रहा हूं वेव vt आगे खिसक गई, तो बेटा ये जो v है यहाँ पे, ये v है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये मैं कह रहा हूं ये वेव जो है ये v स्ट्रिंग पे आगे चली गई, मैं स्ट्रिंग पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भैया वेव v आगे चली गई स्ट्रिंग पे, एक सेकंड में v आगे जाएगी, t टाइम में vt आगे जाएगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, जब मैंने f of x minus vt बोला है तो यहां पर मैंने स्पेसिफाई क्या है, मैंने स्पेसिफाई क्या किया है, मैंने स्पेसिफाई ये किया है कि भैया ये जो स्ट्रिंग है, जो वेव यहां पे थी t इक्वल टू 0 पे, ये vt आगे चली जाएगी स्ट्रिंग पे, दैट इज ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। प्लीज मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर f of x minus vt में कोई v पूछे या f of t minus x by v, जो भी इसकी फॉर्म्स हैं, तो बेटा v उसमें क्या है, v इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मैं साउंड वेव की भी बात करूंगा तो भी वहां पर मैं यही कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, मतलब और वैसे भी होनी ही चाहिए बेटा। आप मेरी बात सुनिए, ये अगर मान लो मैं एक ऐसे मैं कमरे में हूं जहां पे मतलब कमरा भी रुका हुआ है ना, मैं देख रहा हूं, मैंने इसको ऐसे झटका, तो बेटा वो किस कारण से बेटा वेव आगे चलेगी, वो टेंशन है जो उसको खींचेगी रस्सी को, जल्दी टेंशन का कंपोनेंट ऊपर खींचेगा, वो टेंशन के कारण आगे वो रस्सी खींचती चली जाएगी ऊपर, और जितना रस्सी का मास ज्यादा होगा उतनी रस्सी कम हल्के हल्के रिस्पॉन्ड करेगी। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं जो वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, मतलब मेरे को नहीं पता वो इलास्टिसिटी, मेरे को इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी आप कह लीजिए और नीचे कह लीजिए इनर्शिया, है ना, कि भैया अगर मास ज्यादा होगा तो वो हल्के रिस्पॉन्ड करेगी। अब बेटा सोच के देखिए, अगर अभी 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, मैं ट्रेन में भी हूं, तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, इस रस्सी के पार्ट ने अगले पार्ट को खींचना है और उसने उठना है बेटा, वही अगर टेंशन है तो वो उतनी तेज उठेगा, ट्रेन में भी आपको 10 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगी, पर अगर ट्रेन खुद भी 10 से चल रही है तो बेटा वो जो रस्सी है, वो जो पल्स है वो 20 से चलने लग जाएगी। प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर ये पल्स अगर 10 से चल रही है ट्रेन के अंदर और ट्रेन खुद भी 10 से चल रही है, तो बेटा यहां खड़ा हुआ आदमी क्या कहेगा बेटा, पटरी पे अगर मान लो आदमी खड़ा है, वैसे तो पटरी पे ज्यादातर लोग बैठते हैं, पटरी पे वैसे तो बेटा ज्यादातर लोग बैठते, पर अगर मान लो ये खड़ा हुआ है, इसने काम अपना निपटा लिया है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा भैया जो पल्स है वो 10 से आगे जा रही है, मतलब पल्स 20 से आगे जा रही है। क्यों? क्योंकि बेटा वो उसमें 10 आगे गया और डिब्बा भी तो 10 आगे चला गया। तो एक्चुअली आप सोचिए, ये डिब्बा है, इस पे कोई 10 चला और डिब्बा भी 10 चला, मतलब ट्रेन भी 10 चली, तो एक्चुअली तो वो 20 चला गया, ये कहेगा भैया वो 20 से जा रहा है।
पर भैया वैसे तो मेरे को समझ में नहीं आता, जो अभी पटरी से बैठ के उठा है वो ये सब चीजें एनालाइज क्यों करेगा, है ना। तो लेकिन चलिए मान लेते हैं एनालाइज कर रहा है भैया। तो बेटा मैंने आपको बस एक बात समझा दी, ये जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, है ना। आप सोच के देखिए बेटा, उसका काम है ऊपर को उठाना। अब अगर वो आगे चल रहा है तो भी वो उतनी तेजी से ऊपर उठा लेगा, क्योंकि ऊपर को जो टेंशन का कंपोनेंट आना वो तो वही आना है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। वो कितनी तेजी से आगे बेटा पल्स भागेगी, वो टेंशन का कंपोनेंट कितनी तेजी से उठा लेगा। अगर रस्सी वही है, टेंशन वही है, तो उतनी जल्दी जल्दी वो उठाता चला जाएगा। आप कह सकते हैं वेव उतनी तेजी से आगे कम्युनिकेट होती चली जाएगी, है ना। तो बेटा जो v है वहां पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा बस याद रख लेंगे f ऑफ x माइनस वी टी में या डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर में, ये जो v है दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बस अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ऐसी लल्लू लल्लू क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आप बड़े आराम से करेंगे। आइए देखिए, अब ऐसा करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव को, जो मैंने कहा कि इलास्टिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए चेक करते हैं। ये एक रस्सी है, बड़ी खूबसूरत रस्सी है, और हमने इस पर पल्स दी। मैं इसका छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ये थीटा हो गया किसी एक्स पे, और ये x प्लस डी एक्स पे। ये थीटा है एट x प्लस डी एक्स और ये थीटा है एट x। बेटा y डायरेक्शन में चलना है, तो बेटा नेट में अच्छा मैंने इसको ना आपको विजुलाइज नहीं करवाया थोड़ा सा, ये कैसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं, करा सकता हूं लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ऐसा करता हूं एक स्टेप बाद, जब दूसरा डेरिवेशन आएगा उसमें विजुलाइज कर पाएंगे। तो बेटा t साइन थीटा x प्लस डी एक्स, यहां पे टेंशन t है, टेंशन t है, t साइन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस टी साइन थीटा एट एक्स। बेटा मैं जानता हूं ये थीटा छोटा है ना, ये आ गया बेटा, ये चीज क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गया नेट में फोर्स, इस छोटे से dx पे फोर्स। मान लो मास पर यूनिट लेंथ जो है बेटा वो म्यू है ना। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, म्यू dx इंटू डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर, वेलोसिटी होती है डेल वाई बाई डेल टी, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। अब साइन थीटा कहिए टेन थीटा कहिए एक ही बात है, तो टी बाई म्यू, म्यू इधर ले आया, टेन थीटा एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस टेन थीटा एक्स, टेन थीटा एट एक्स, ये साइन थीटा कहिए या टेन थीटा कहिए, तो डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स होल अपॉन डी एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यही तो बेटा ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स आपने y की वैल्यू ले ली है ना। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x प्लस डी एक्स पे वैल्यू लेते हैं y की, है ना, और फिर x पे लेते हैं बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप आती है बेटा टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डेल वाई बाई डेल एक्स का डिफरेंशियल है, डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू एट एक्स प्लस डी एक्स। बात बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स। तो बेटा ये डेल वाई बाई डेल एक्स का डिफरेंशियल आ गया, डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स एट एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। और उधर म्यू भी मैं डी एक्स भी नीचे ले आया म्यू भी, तो ये डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर है। बेटा मैं म्यू भी इधर ले आया और डी एक्स भी इधर ले आया, तो ये बन के आ गया टी बाई म्यू, और बेटा ये इसका डेल वाई बाई डेल एक्स का डिफरेंशियल बन जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। बेटा ये एफ एक्स का डिफरेंशियल होता है एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डी एक्स। आई होप बेटा इतनी मैथ्स आती है। और यहां पर इसका डिफरेंशियल क्या बन जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। खत्म, डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर is v square del 2 y by del x square, that is this is v square del 2 y by del t square is v square del 2 y by del t square, थोड़ा दूरी ज्यादा है, v square del 2 y by del x square।
del 2y by del t square is v square del 2y by del x square, that is v square is t by v. तो v क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ t by v. v क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट ऑफ t by v. v क्या आ गया, अरे मास ज्यादा, मास पर यूनिट लेंथ म्यू बोला था बेटा, ये फोर्स आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वन लेंथ का मास म्यू है तो dx का म्यू dx, dx का म्यू dx, मास इनटू एक्सेलरेशन del 2y by del t स्क्वायर. तो बेटा ये क्या निकल के आ गया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से del 2y by del t स्क्वायर आ गया v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर. del 2y by del t स्क्वायर इज v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर. आई होप मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं. और v आ गया अंडर रूट t बाय v. टेंशन ज्यादा, यस टेंशन ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा, जल्दी जल्दी उठेगा. मास ज्यादा होगा तो हल्के हल्के उठेगा. इन मतलब जो वेव को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, जो ट्रांसफर ऑफ वेव होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव कम हो जाएगी. तो v इज अंडर रूट t बाय म्यू, v इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, v इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, v इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू. अगर बेटा इस डेरिवेशन में मजा ना आए तो एक और डेरिवेशन भी मेरे पास है जिसमें मैथ्स थोड़ी सी कम होगी, है ना. ये ऑप्शनल समझ लीजिए, है ना. अब मैं वो मेथड बता देता हूं जो थोड़ा सा आपको जल्दी क्लिक कर जाएगा, पर एक बार में मेरे को ये बताना जरूरी था, खासतौर पे आईआईटी स्टूडेंट्स को, del 2y by del t स्क्वायर v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर. क्योंकि अगर कोई टेढ़ा पेढ़ा क्वेश्चन बन जाए इस पे तो ऐसा ना हो कि आप वहां पे फंस जाए. एक और मेथड होता है इसको फटाफट से डिराइव करने का, अंडर रूट टी बाय म्यू. वेलोसिटी कहां से आई बेटा, फिर बता दे रहा हूं. वो जो वेलोसिटी है वो क्या, वो वेलोसिटी ऑफ वेव है या वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है बेटा. दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग. चलिए आइए बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से. अब बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि यहां पर क्या होगा बेटा, ये टेंशन t, छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, या आप कह सकते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया r है, तो बेटा ये लेंथ क्या हो जाएगी r d थीटा. ठीक है. अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से. बेटा वेव v से आगे जा रही है. बेटा जब हमने बेटा सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया था तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो टोटल फोर्स होता है मास की बॉडी अगर v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही हो वो सेंटर की तरफ को होता है mv स्क्वायर ओवर r, वेयर v इज द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, वेयर v इज द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. अब यहाँ पे बेटा सेंटर जो है एक्चुअली में क्या है बेटा, ये जो पोर्शन है ये हल्के हल्के ऐसे ऐसे, ये जो यहाँ पे कर्वेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद. तो ये सेंटर बेसिकली v से आगे जा रहा है. ये तो आगे जा ही नहीं रही रस्सी, ये v से आगे जा रहा है. तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा वेलोसिटी, सेंटर की रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, जो मेरे को निकालनी है. अब बेटा टोटल में फोर्स क्या आ गया सेंटर की तरफ बेटा, ये अगर d थीटा है, सोच के देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये 90 है, ये d थीटा बाय 2 हो जाएगा आधा, तो ये 90 माइनस d थीटा बाय 2, ये 90. मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे. ये बेटा दिखा बहुत बड़ा दिया, इतना बड़ा होता नहीं है डी थीटा बेटा, लेकिन आपको ना फील नहीं आएगी अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसी बता दूंगा, क्योंकि सर्कुलर पता नहीं कितना याद है कितना नहीं है. तो आधा हो गया डी थीटा बाय 2, आधा हो गया डी थीटा बाय 2. अब बेटा बस मैं आपको इतना ही कह सकता हूं प्यारे बच्चों, ये अगर डी थीटा बाय 2 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाय 2, ये 90, फिर ये डी थीटा बाय 2, है ना. सिमिलरली यहां पर भी बेटा ये डी थीटा बाय 2. कैसे, ये डी थीटा बाय 2, ये 90, ये 90 माइनस डी थीटा बाय 2, ये 90 और फिर ये डी थीटा बाय 2. टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी कॉस डी थीटा बाय 2 उड़ जाएंगे. टी साइन डी थीटा बाय 2, टी साइन डी थीटा बाय 2, 2t साइन डी थीटा बाय 2 जुड़ जाएंगे. अरे बोलो आया भैया, बिल्कुल आया सर, क्यों नहीं आएगा भाई. ये तो अपने पढ़ रखा था, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व्ड एग्जांपल है बेटा सर्कुलर मोशन में, तब भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. t cos d थीटा बाय 2, t cos d थीटा बाय 2 उड़ जाएंगे और t sin d थीटा बाय 2, और सिमिलरली इधर से भी t sin d थीटा बाय 2, 2t sin d थीटा बाय 2 जुड़ जाएंगे. तो 2t, ये अचानक से साइन गायब हो गया. मैंने कहा कैसे कह रहे sin थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. मैंने कहा वेरी गुड. अब ये टोटल फोर्स आ गया सेंटर की तरफ, जो होगा mv स्क्वायर ओवर r, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर क्या है v, तो म्यू r d थीटा, ये हो गया मास बेटा. वन लेंथ का मास म्यू है तो आर डी थीटा का म्यू आर डी थीटा, म्यू वी स्क्वायर ओवर आर, और जैसे ही ये कटा डी थीटा भी छुट्टी हो गई तो वी क्या आ गया अंडर रूट टी बाय म्यू. अरे वही सेम टू सेम वी आ गया अंडर रूट टी बाय म्यू. वी कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों, अंडर रूट टी बाय म्यू. नहीं समझ में आया तो देखिए, वैसे कोई डेरिवेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, जस्ट आपको सिखाना चाहता हूं हर एक बात जो चीजें आ सकती हैं, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से आ जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे.
तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, कोशिश करिए, लेकिन ये पर्टिकुलर डेरिवेशन एक बार ना जो चीजें कर रहे हैं बस पक्के से करिए, है ना। बेटा ये छोटा सा पोर्शन लिया यहाँ पे डी थीटा, बेटा जो ना आपको मालूम रहना चाहिए हमेशा, अगर डी थीटा पोर्शन पे अगर टेंशन लग रही है टी, तो टोटल सेंटर की तरफ को जो फोर्स आता है मेरे प्यारे बच्चों वो आता है टी डी थीटा। ये हमेशा याद रहना चाहिए, टी डी थीटा सेंटर की तरफ को फोर्स आता है ना। कैसे बेटा? बेटा मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये जो एंगल निकालेंगे ना ये डी थीटा बाई टू, टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी कॉस डी थीटा बाई टू उड़ जाएंगे, और टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू जुड़ जाएंगे, टू टी साइन डी थीटा बाई टू बन जाएगा टू टी डी थीटा बाई टू, क्योंकि साइन डी थीटा बाई टू जाता है डी थीटा बाई टू। टी डी थीटा ये सेंटर की तरफ को टोटल फोर्स हुआ, म्यू आर डी थीटा हो गया मास एलिमेंट का, mv स्क्वायर हो रहा है। और शानदार तरीके से यहाँ पे आर आर की छुट्टी हो गई, डी थीटा की छुट्टी हो गई, वी अंडर रूट टी बाई म्यू, वही सेम भाई साहब समझ में आ गया, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। ये क्या है? वेलोसिटी या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। तो बेटा मैंने आपको बता दी वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग विच इज अंडर रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग क्या निकल के आ गई है? अंडर रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग बोलेंगे साथ साथ में अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी वेव आगे चलेगी। आप सोचो अगर आप धागा टाइट पकड़ लो ना और फिर अगर आप ऐसे करो तो बड़ी तेजी से वेव भाग जाएगी, है ना। और अगर मतलब अगर स्लिंकी हो मान लो आप आपके पास में, है ना, लूज हो, तो आप करके देखिएगा मतलब क्या होगी बेटा, प्लास्टिक का जो स्लिंकी होता है ना, मैं अगले एक दो लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, जो प्लास्टिक का स्लिंकी होता है ना उसको अगर आप ऐसे करोगे तो बेटा उस पे जो वेव चलेगी ना वो हल्के चलेगी, और अगर उसको टाइट खींच दोगे तो क्या होगा, जब टेंशन हो जाएगी तो बेटा आप देखोगे जल्दी भागेगी, है ना। तो v क्या आ गया? अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन ज्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी उठाता चला जाएगा, म्यू ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा। आप प्लास्टिक का स्लिंकी लेना और लोहे का स्लिंकी लेना, लोहे के स्लिंकी में आपको ये दिखाई देगा कि जब म्यू ज्यादा हो गया तो वो वेव हल्के हल्के चलेगी। तो वेव कैसे चलेगी? हल्के हल्के, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको सिखा पाया हूं। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्या है, क्वेश्चन फटाक से हम कर लेते हैं। वही वेलोसिटी ऑफ वेव का जो हमने सीखी है बेटा, क्या होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव? अंडर रूट टी बाई म्यू। और ये वेलोसिटी जो है ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग की रिस्पेक्ट में, अगर स्ट्रिंग चल रही होगी तो उसके पास दो वेलोसिटी हो जाएंगी, एक स्ट्रिंग की रिस्पेक्ट में प्लस एक स्ट्रिंग की। जैसे बेटा सिंपल होता था बेटा, अगर रिलेटिव मोशन में भी हम ये बातें करते थे, अगर आदमी यहां से यहां गया, मान लो एक ट्रेन है, आदमी यहां से यहां गया और उतनी देर में ट्रेन जो है वो यहां से यहां गई, जो ट्रेन का जो एक डिब्बा है, बॉक्स है, वो यहां से यहां पे आ गया, कंपार्टमेंट। तो बेटा आदमी एक्चुअली यहां से यहां गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। जो आदमी, जो लोग ट्रेन में बैठेंगे वो तो कहेंगे इतना ही गया है, पर बेटा ट्रेन भी तो इतना इधर गई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन, और ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कह रहा हूं तो एक्चुअली वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। या आप मान लीजिए कोई आदमी है ना, तगड़ा सा आदमी है, उसको लिफ्ट पे ऊपर जाना है ना, तगड़ा सा आदमी है, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे है ना, और उसने नंबर दबाया 4। अब बेटा क्या होगा बेटा, जब वो तगड़ा सा आदमी चढ़ेगा तो बेटा जब वो 4 बटन दबाएगा तो लिफ्ट किधर को चलने लग जाएगी? नीचे को चलने लग जाएगी, है ना। तगड़ा आदमी बोल रहे हैं ना, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हंस सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहां पर जब वो आदमी चिंता में आ जाएगा कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया ये नीचे क्यों जा रही है, तो क्या होगा बेटा, ये आदमी इधर से इधर जाएगा, और यहां पर जो एक पतला दुबला सा आदमी खड़ा होगा ये क्या देखेगा, ये आदमी उसकी तरफ आ रहा है, और जो नीचे जो जमीन पे आदमी खड़ा होगा, ग्राउंड पे खड़ा होगा, उसको क्या दिखाई देगा? वो कहेगा आदमी इधर आया, और जो उसको क्या दिखाई देगा? उसको दिखाई देगा बेटा ये लिफ्ट उतनी देर में नीचे आ गई है, तो एक्चुअली आदमी यहां से यहां पे आया। ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट, और ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, बेटा आदमी इधर गया लिफ्ट में, लेकिन लिफ्ट नीचे आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो आदमी एक्चुअली जब वो चल रहा है आगे को, तो लिफ्ट नीचे आती जा रही, तो वो एक्चुअली ऐसे नहीं जा रहा है, वो एक्चुअली ऐसे आ रहा है। हाँ, यहां पर जो खड़ा होगा वो तो कहेगा हाँ मेरे सामने है, बस मेरी तरफ आ रहा है, तो वो तो कहेगा डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ को हो रही है। और जो बेटा ग्राउंड पे खड़ा है वो कहेगा लिफ्ट तो नीचे आ रही है। तो और आदमी का क्या हो रहा होगा बेटा? आदमी चलता भी जा रहा होगा और नीचे भी आता जा रहा होगा, तो आदमी एक्चुअली ऐसे आ रहा होगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट। तो बेटा वैसे ही यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ
wave is velocity of wave with respect to string plus velocity of string. I'm sorry, जो स्ट्रिंग है अगर वो किसी कंपार्टमेंट में है, ट्रेन में है, या मान लो कहीं पर भी है जो चल रही है, तो बेटा साथ में उसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी, जिस पे मैं आपको भी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं बेटा कॉन्सेप्ट, है ना। बेटा जब मैंने आपको डिराइव ही कराया तब भी मैंने आपको बेटा इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जब t इक्वल टू 0 पे जो स्नैपशॉट है अगर वो y इक्वल टू fx है तो t टाइम पे बेटा वेव vt आगे चली गई, तो बेटा हमने मीडियम में खड़े होकर बोला ना कि वो जो रस्सी पे जिस जगह थी उससे vt आगे चली गई, दैट इज रस्सी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है v, है ना। और बेटा उसी को ही हमने यूज करके del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर निकाला। जब del 2y by del t स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर del 2y by del x स्क्वायर निकाल तो वही v है, दैट इज v इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बातें और भी हो सकती जो मैं करूं, है ना, जिससे आप समझें, और लेकिन इतना मेरे को लगता है सफिशिएंट है ना। जब मैंने दूसरे मेथड से भी डिराइव किया था उसमें भी बेटा यही समझ में आ रहा था। एक्चुअली तो बेटा जो सेंटर है ना, जो भी यहाँ पे कंडीशन है वही यहाँ पे हो जाएगी, है ना। दैट इज ये जो सेंटर है इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकलनी थी, जो बेटा आगे को भाग रहा है आप कह सकते हैं v से, तो बेटा इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v लिखी है ना, इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v लिखी है। दैट इज वेव कितनी तेजी से स्ट्रिंग पे चल रही है बेटा यहाँ पर उतनी तेजी से तो सेंटर भागेगा, और वही तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हमने दी थी, और हमने बोला था सेंटर की तरफ को फोर्स t d थीटा बराबर mv स्क्वायर ओवर r। तो बेटा v जो है वो क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम जिसपे वो चल रही है, और वो मीडियम क्या है बेटा, स्ट्रिंग। आइए अब देखते हैं, कह रहे हैं ए बी और सी डी स्ट्रिंग पे वेलोसिटी ऑफ वेव बताओ। अब सवाल ये उठता है बेटा वेलोसिटी सी डी स्ट्रिंग पे बतानी हो तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी सी डी स्ट्रिंग पे अंडर रूट टी बाई म्यू, है ना। और टेंशन क्या हो जाएगी बेटा, जी को अपने लोग लेट से 10 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, एम जी जो हो गया वो 4g दैट इज 40 हो गया, तो यहाँ जो टेंशन आ जाएगी वो 40 आ जाएगी, तो अंडर रूट 40 बाई म्यू, म्यू कितना है प्यारे बच्चों 0.004, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 इंटू 10 की पावर -3 है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 4 कट जाएगा तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड आ गई रफ्तार, कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। कोई आपसे ये भी पूछ सकता था 1 मीटर ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा, पर कुछ बच्चों के मन में सवाल आ जाता है कि भाई यहां से यहां में वेलोसिटी को सेम क्यों मान ले रहे हो, क्योंकि यहां पर टेंशन कम होगी, यहां पे टेंशन ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा इतनी रस्सी का भी तो कुछ मास है, पर बेटा वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको इग्नोर कर लेंगे। बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो आपका वेट है 60 kg, आपने नाखून काट ली, कोई पूछेगा आपका वेट अब कितना है तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे तोल के बताऊंगा। और भी बेटा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कभी आप ये नहीं पूछते सुबह वेट बताना है या शाम को वेट बताना है, खाना खाने के बाद या बहुत सारे प्रोसेस के बाद या पहले, है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो छोटी मोटी मतलब जो चीजें होती हैं जैसे नाखून काट लेना, तो बेटा हम कहते हैं कि उसका मास जो नेग्लिजिबल है हमारे कंपैरिजन में, तो बेटा 4 के कंपैरिजन में 0.004 किलोग्राम इज नेग्लिजिबल, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहां पे टेंशन क्या होगी 448 8g 80 नीचे को, तो यहां पर जो टेंशन होगी वो 80 होगी, और अंडर रूट टी बाई म्यू, बेटा टेंशन भी डबल हो गई और म्यू भी डबल हो गया, स्पीड होती है अंडर रूट टी बाई म्यू। पहले बेटा जो टी बाई म्यू 100 आया तो ऊपर टेंशन भी डबल हो गई, म्यू भी डबल हो गया, दैट इज स्पीड ऊपर भी वही आ जाएगी, स्पीड ऊपर भी वही आ जाएगी, है ना। अगर मान लो ऐसा होता कि इसको दे देते 0.002, है ना, तो क्या कहता बेटा, तो भी मैं डायरेक्टली बोल देता टेंशन डबल हो गई और म्यू जो है वो टेंशन डबल हो गई और म्यू जो है उसको ऐसा करते हैं, म्यू को हाफ कर देते हैं, है ना, म्यू को हाफ कर देते, टेंशन डबल कर दी म्यू को हाफ कर दी, तो बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा, 200 आ जाएगी वेलोसिटी। आप मेरे को लग रहा है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको मन करे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं देख सकते, हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करें, है ना। तो अंडर रूट टी बाई म्यू कितना आ जाएगा बेटा निकल के, टेंशन हो चुकी है यहां पे टेंशन कितनी हो चुकी है प्यारे बच्चों, यहां पे आइए देख लेते हैं। यहां पे टेंशन जो है वो 80 है, लिख देंगे 80, और म्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों 0.002, तो ये कितना बन जाएगा, यहां से हटाएंगे 3 जीरो लगाएंगे, बहुत शानदार, फिर 2 4 का अंडर रूट 2 आएगा और 4 जीरो वालों का अंडर रूट 2 जीरो बाहर आ जाएंगे,
तो क्या बन जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब ये कंसिडर करेंगे नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी अलग है और यहाँ पे अलग है। कोई मेरे से ये पूछ सकता है कि यहां से यहां जाने का टाइम और यहां से यहां जाने का टाइम का रेशियो बताओ। अगर यहां से पल्स जनरेट करें TCD और TAB का रेशियो अगर कोई पूछ ले तो कैसे बताएंगे बेटा? डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। CD पे वेलोसिटी कितनी है 100, डिस्टेंस तो वो भी 1 मीटर, तो स्पीड कितनी बेटा वहां पे 200, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये टाइम का रेशियो आ गया बेटा। क्यों डबल आ रहा है आप सोच सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी है वो डबल है, इसलिए वहां जो टाइम लगेगा वो हाफ लगेगा। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में अगर टाइम t लगेगा तो यहां से यहां जाने में t/2, क्योंकि वेलोसिटी जो इस वाली स्ट्रिंग में है ये नई कंडीशन में जो मैंने 0.002 दिया वो क्या है बेटा 200। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। एक्चुअली तो कहूं तो ये एनएलएम का क्वेश्चन है। इसमें खाली स्पीड ऑफ वेव में बेटा मेरे को खाली ये यूज करना है √T/μ, पर मेन मुद्दा तो यही है टेंशन कितनी कितनी है इन तीन धागों में, AB में, AC में और AD में। मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में चर्चा करनी है। आइए फटाक से चर्चा करते हैं और खत्म करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इसमें टेंशन तो 100 हो जाएगी, है ना, 10G हो गया 100, तो इसमें टेंशन आ गई 100। ठीक है, अब इन दोनों में टेंशन कैसे निकालेंगे बेटा आप पे डिपेंडेंट है, आप कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे भी आपने पढ़ा हो बेटा उस तरीके से आप इसमें T2 और T3 मान लीजिए टेंशन है। ये तो मासलेस ऑब्जेक्ट है, ये पूरी बेटा लगभग, है ना, बहुत छोटा सा मास, और वैसे भी है भी तो इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस पे 0 करेंगे, है ना। तो बेटा एक T1 लग रहा है ना, एक T1 लग रहा होगा इस पे, एक T2 लग रहा होगा, एक T3, और नेट फोर्स 0 करना है। अब बेटा देखो कैसे कह सकते हैं, T2 इधर को है 37 डिग्री पे, T2 इधर को है 37 डिग्री पे, ठीक है। T1 उससे 90 डिग्री पे इधर को है, T2 सॉरी, ये T1 था, अच्छा ये T1 है, ये T2 है, और इसको T3 कह देना चाहिए था। फिर ये T3 है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और T2 जो है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि ये 30, ये 37, ये 53, तो 90, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। और ये जो टेंशन है प्यारे बच्चों ये कितनी है, ये तो T3 थी और ये T2 है, और नीचे को कितना है प्यारे बच्चों 100, है ना, और नेट होना चाहिए 0। तो बेटा इन दोनों का सम हो गया मिला के 100, और 100 नीचे को, तो नेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब ये 37 है तो ये क्या हो जाएगा 53, तो बेटा 100 cos 53 हो जाएगा T3। बेटा इस ट्रायंगल में आप देखिए ध्यान से, 100 cos 53 हो जाएगा T3, है ना। तो T3 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस हो गया बेटा, ये हाइपोटेनियस cos थीटा, T3 हो जाएगा 100 cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 3/5। बेटा देखिए जो आपका पहले मेथड था उससे काफी आसान आ जा रहा है, ये आ गई 60 न्यूटन, ठीक है। और T2 क्या आ जाएगा बेटा 100 sin 53, T2 क्या आ जाएगा 100 sin 53, ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 4/5, ये क्या आ जाएगा बेटा 80। बेटा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए बेटा, परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस होता है हाइपोटेनियस कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपल, बड़े आराम से ट्रायंगल बना के कर पाए हैं। नहीं तो दूसरा तरीका वैसे क्या होता था, आप इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करते थे, दैट इज T3 cos 37 T2 cos 53 को बराबर करते थे, और T3 sin 37 प्लस T2 sin 53 को 100 के बराबर करते थे। बेटा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसे बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, T3 तो इधर को है 37 डिग्री पे, T3 तो इधर है प्यारे बच्चों 37 डिग्री पे, और T2 तो बेटा 90 डिग्री पे इधर को है, ठीक है, इससे 90 डिग्री पे। और बेटा प्यारे बच्चों ये जो T1 है वो नीचे को है और 100, बस इतना कहा बेटा, T3 इधर को
T2 इधर को और 100 नीचे को। बेटा T3 इधर को, T2 इधर को और 100 नीचे को, और बन जाना चाहिए ट्राइंगल, ताकि जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। बस बेटा 100 cos 53 बेटा ये चीज आ जाएगी T3 और 100 sin 53 आ जाएगा T2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, ये हमारी शान के खिलाफ है, तो बेटा पहले वाले तरीके में चले जाएंगे। पहले वाला तरीका भी बेटा मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिस तरीके से आप जो इन जनरल बेटा जो बुक्स में मेथड होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर को फोर्स क्या आ जाएगा, बना देते हैं एक बार। ये तो 100 है नीचे को, ये T3 है 37 डिग्री एंगल पे, और ये T2 है 53 डिग्री एंगल पे। तो ये हो गया T2 cos 53 और ये हो गया T3 cos 37। फटाफट से कंपोनेंट ले लेंगे। और ऊपर को क्या हो जाएंगे बेटा, दो कंपोनेंट ऊपर को हो जाएंगे, T2 sin 53 प्लस T3 sin 37। ठीक है। अब बेटा देखो, जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा बेटा, जितना इधर होगा उतना इधर, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। जितना पॉजिटिव एक्स में आएगा उतना ही प्यारे बच्चों नेगेटिव एक्स में आएगा। भैया अगर आपके मम्मी आपके कान पकड़ के खींच रही है और वहीं के वहीं हो आप, इसका मतलब आपकी मम्मी आपके दोनों कानों को बराबर फोर्स से खींच रही है बेटा, यही वो दो फोर्स है। तो क्या गया, T2 cos 53 क्या होता है 3/5, T2 cos 37 क्या होता है प्यारे बच्चों 4/5 T3 इंटू 4/5। ये हो गया काटे ठाए ठाए। तो एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर को जो फोर्स आ रहा है T2 sin 53 4T2/5 प्लस T3 sin 37 3T3/5 इज इक्वल टू नीचे को फोर्स विच इज 100। यहां से बेटा आपके पास एक इक्वेशन और आ गई है 5 है बेटा, थोड़ी सी राइटिंग में झोल हो गया है ना बेटा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी। अभी जो मैंने लिखी थी T3 बेटा मैंने जो निकाला था वो क्या आया था, ये आया था 50, T3 50 सॉरी 60 आया था। ये 60 न्यूटन है, इसमें 80 न्यूटन है और इसमें 100 न्यूटन है। तो बेटा ए बी स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इन ए बी स्ट्रिंग, तो बेटा कुछ क्वेश्चंस तो आपके खाली और खाली एनएलएम के होते हैं, है ना। भले वो एनएलएम का हो सकता है, भले सर्कुलर का हो सकता है, मतलब बेसिकली टेंशन निकालनी रहेगी आपको। टेंशन के बाद आपसे पूछ लेंगे स्पीड ऑफ वेव। ठीक है। अब आइए देखिए, तो बेटा ए बी में बेटा वेलोसिटी क्या आएगी, √T/μ। टी कितना है 100 और म्यू क्या है बेटा 0.01, तो ये आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ये ए बी में आ गई। अच्छा, अब AC में कितनी आ रही है, √T/μ। टी कितना है प्यारे बच्चों 60 और ये क्या है 0.006। ये कितना आ जाएगा बेटा, फिर से 100। आप ध्यान से देखिए 6 कट जाएगा, ये 10 बचा है ना, और 10 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 4 फिर से 100। मैंने वैल्यूज जान के ऐसे दी थी ताकि सब में आंसर सेम आ जाए। इसमें निकालनी तो √T/μ से फिर कर सकते हैं बेटा। 6 के बदले 8 आ गया दोनों जगह, देखिए। तो बेटा दोनों जगह अगर 6 के बदले 8 हो जाएगा तो आंसर तो वही है √T/μ। तो बेटा वेलोसिटी इन ए बी है ना, स्पीड इन ए बी स्ट्रिंग, स्पीड इन AC स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्पीड इन AD स्ट्रिंग। तीनों में जो रफ्तार आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, बराबर आएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, है ना। तो नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से देखें। यूज केवल हो रहा है स्पीड √T/μ। टी निकलेगी बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा हमारे ही दक्षिणा ई क्लासरूम पे चैनल पे जाइए और इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कहीं से भी आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेट फोर्स जीरो करना होता है XY डायरेक्शन में, और इधर यू कैन मेक द ट्राइंगल इफ टॉट टू यू, नहीं तो मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं, अगले एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। आइए फटाफट से देख लेते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, कल हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से डिफिकल्ट वाले, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं बेटा, ये 3 थ्रेड्स हैं, इन तीनों में वेलोसिटी ऑफ वेव पूछिए। मान लो फिर से वही AB, AC
और AD, तीनों धागों में पहले हमको टेंशन निकालनी पड़ी अंडर रूट टी बाई म्यू। बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है, बिल्कुल पुराना का पुराना वही कॉन्सेप्ट है ना। हमको क्या करना होगा बेटा, देखो इसमें टेंशन मान लो T1 है, इसमें T2 है, और इसमें तो 100 है क्योंकि mg 100 है, 100 न्यूटन। तो यहाँ जो टेंशन होगी है ना वो तो 100 न्यूटन होगी, ये हमको क्लियर है। तो इस पे 100, यहाँ से नीचे को फोर्स आ रहा है। अब बेटा नेट फोर्स बेटा इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0, मासलेस पॉइंट है, डीएम मास होगा है ना, वो मासलेस ही हो गया। तो T1 इधर को टेंशन है, वो आई एम सॉरी एंगल देना भूल गया हूँ। सपोज ये एंगल 53 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 37। ये क्वेश्चन में गिवन एंगल 37, ठीक है, ये वाला एंगल 37 क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। तो T1 इधर को आ गया 37 डिग्री एंगल पे, और T2 इधर को आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, और mg दैट इज 100 नीचे को आ रहा है। ये हो गया बेटा टोटल फोर्स क्या होगा 0। बेटा T1 इधर को है, T2 इधर को है, अगर टोटल फोर्स 0 तो बेटा ट्राइंगल बन जाना चाहिए फोर्सेस का, बन गया ट्राइंगल है ना। अब बेटा tan 37 क्या होता है 3/4, तो ये 25 इंटू 4 है, ध्यान से देखिए। अब रेशियो होना चाहिए बेटा 3/4, तो बेटा ये 25 इंटू 3 दैट इज ये 75 हो गया। ये 25 इंटू 3, ये 25 इंटू 4, तो बेटा 3 4 का ट्राइंगल क्या होता है 5, तो ये 25 इंटू 5 दैट इज ये 125। बड़े आराम से आपने तीनों में टेंशन निकाली, पर अगर आपको ये ट्राइंगल वाला मेथड आता है तो, नहीं तो फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल। दूसरा तरीका क्या होता है, इधर को फोर्स है T2 और इधर को क्या है T1 sin 37, sin 37 3/5। ये x डायरेक्शन में आपने जो पॉजिटिव में फोर्स है उतना ही नेगेटिव में, और ऊपर को T1 cos 37 4T1/5 इज इक्वल टू, नीचे को क्या है 100, यहां से T1 आएगा है ना, 500/4 दैट इज 125, अरे वाह वही, और फिर T1 को हम पुट करेंगे 125 यहाँ पे, और फिर T2 आ जाएगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। तरीका बेटा क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, T1 इधर को लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है, T2 उधर को लग रहा है और 100 नीचे को लग रहा है, और टोटल फोर्स 0, तो ट्राइंगल बन जाना चाहिए। बस बेटा कुछ नहीं है, tan 37 होगा बेटा 3/4। अब ये 100 है ना, नीचे को 100 है, तो 25 इंटू 4 है, तो ये 25 इंटू 3 होगा 75। अब ये 25 इंटू 3, ये 25 इंटू 4, तो यहाँ पे 25 इंटू 5, 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अब टेंशंस मालूम है तो अंडर रूट टी बाई म्यू से रफ्तार निकालनी। इस वाली स्ट्रिंग में रफ्तार क्या होगी, आइए बात करते हैं। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू 125 अपॉन नीचे क्या है 125 इंटू 10 की पावर -4 100 है ना। हमने वैल्यूज फिर से वही डाली थी ताकि पिछले वाले आंसर्स आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी ऑफ वेव कहीं क्वेश्चन आ जाए तो 100 लिख देंगे, है ना, मैंने बनाया हो तो भी, है ना। तो बेटा यहाँ पर T2 क्या था 75 है ना, तो इसमें टेंशन क्या आएगी, इस वाली रूप में टेंशन क्या आएगी, v इक्वल टू अंडर रूट टी 75, और बेटा देखिए म्यू फिर से 75 इंटू 10 की पावर -4 वही है ना। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे बेटा 100, फिर से रफ्तार क्या आ गई प्यारे बच्चों 100, तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें निकालेंगे तो इसमें भी 100 आ जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू। तो बेटा तरीका क्या था, खाली अंडर रूट टी बाई म्यू यूज करके क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे आपको। आई होप मैं आपको समझा पाया। बेटा आपका यूज क्या हुआ है अभी, केवल और केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो स्टेबल मतलब जो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमने नेट फोर्स 0 करके टेंशन निकालनी है और फिर अंडर रूट टी बाई म्यू से रफ्तार निकालनी है। तो बेटा आज हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने केवल और केवल नई बातों में हमने आज 2 बातें सीखी। वो 2 बातें क्या क्या है, एक तो वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, और बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा वेव की, del 2y by del t square is equal to v square del 2y by del x square, del 2y by del t square equal to v square del 2y by del x square, है ना, जिसमें v क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। पर अभी तक एक बार भी स्ट्रिंग चली नहीं है, कल की क्लास में चलाते हैं स्ट्रिंग को और देखते हैं मजेदार और प्रॉब्लम्स, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे। और क्या सीखा था बेटा, वैलिड वेव फंक्शन। बेटा a function is said to be a valid wave function if it is bound, continuous, differentiable and is of the form of f of ax plus minus bt, f of ax plus minus bt, ax bt में कुछ लीनियर टाइप का होना चाहिए। जब डिराइव किया हमने बेटा वेव फंक्शन तो वो इसी तरीके का है ना, f of x minus bt, तो बेटा f of ax plus bt, f of ax plus minus मतलब b जो और a जो है बेटा वो कांस्टेंट है, दे में बी पॉजिटिव
और नेगेटिव। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कुछ भी नहीं समझ में आए तो बेटा ये रिक्वेस्ट है आप रिवाइंड करके देखें, पर चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा है बेटा देखने का, है ना। बड़ी मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर करे जा रहे हैं, कोशिश करिए हर एक चीज को एब्जॉर्व करिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, वेव्स लेक्चर 5 में। थैंक यू।